वेलकम टू द लेक्चर ऑफ हाईवे। हमारा चल रहा है रिजिड पेमेंट। हमने रिजिड पेमेंट में बेसिक टर्म्स पढ़ी थी कि हमारा के क्या होता है, ठीक है। देन हमारा एल क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी जो क्रिटिकल लोड कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है, और हमारा बी क्या होता है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा हमारे रिजिड पेमेंट में जो हमारी स्ट्रेसेस आती हैं वो दो तरीके से आती हैं। एक तो हमारी स्ट्रेस आएगी जो लोड आ रहा है, हमारी जो पेमेंट है, हमारी ये पेमेंट है, इस पे जो हमारा लोड आ रहा है, व्हील लोड जो आ रहा है उस पर, ठीक है। ये क्या हमारा व्हील है, इसकी वजह से हमारा लोड आता है, जो हमारे व्हीकल चलेंगे उनका लोड आएगा, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाती है। और दूसरा एक हमारा टेम्परेचर, अगर हमारा वेरी कर रहा है, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से स्ट्रेसेस आ जाती हैं, ठीक है। तो रिजिड पेमेंट में टू तरह की स्ट्रेसेस होती हैं, दो तरह की, जिसमें जो लोड स्ट्रेस है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था कि हम उसमें कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, इंटरनल पार्ट के लिए, कॉर्नर के लिए और हमारे एज पार्ट के लिए, जब हमारा लोड आएगा उस कंडीशन में। तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारी टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेस आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और क्या उनकी वैल्यू होती है। ओके, तो हम देखते हैं हमारी टेम्परेचर स्ट्रेस। तो टेम्परेचर स्ट्रेस जो होती है वो हमारी सीमेंट कंक्रीट में की पेवमेंट में वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर में, ठीक है, जो स्लैब में वेरिएशन होगा टेम्परेचर का, उसकी वजह से डेवलप हो जाएंगी। जब हमारा स्लैब में टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ओके, ये रेसिस्ट कौन करता है, जो हमारी टेम्परेचर स्ट्रेस है इनको रेसिस्ट कौन करता है। ये दो तरीके से रेसिस्ट की जाती है, एक तो हमारा स्लैब का जो वेट होता है उसके थ्रू, ठीक है, और एक हमारा जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन हमारी स्लैब के और हमारे सबग्रेड के, ठीक है, या सबग्रेड सॉइल भी कह सकते हैं इसको, या हम इसको, ठीक है। तो जो हमारी टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैं उनको कौन रेसिस्ट करेगा, जो स्लैब का वेट है वो, और हमारा जो फ्रिक्शन डेवलप होता है स्लैब के बीच में और सबग्रेड के बीच में, तो ताकि क्या हो जाए, रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ताकि कोई डिफॉर्मेशन ना हो, जो हमारी टेम्परेचर स्ट्रेसेस है उनकी वजह से कोई डिफॉर्मेशन ना हो, उनको रेसिस्ट करते हैं स्लैब वेट और फ्रिक्शन बिटवीन स्लैब एंड सबग्रेड। अब देखते हैं हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस दो तरीके की होती हैं, या दो तरीके से हो सकती है। एक होती है हमारी डेली वेरिएशन की वजह से और एक होती है हमारी सीजनल वेरिएशन की वजह से, राइट। तो जो डेली वेरिएशन की वजह से होती है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है। देखो डेली में क्या होगा, ये हमारी पेवमेंट है, तो इस पेवमेंट में क्या होगा, सनलाइट आती है जब हमारी, तो यहाँ पे क्या होती है, ये हमारी पेवमेंट की टॉप हीट अप हो जाती है, बट जो हमारा बेस है वो उतना हीट अप नहीं होता। तो जो अगर मैं यहाँ जो टॉप वाला है उसका टेम्परेचर जो है वो टी है, टेम्परेचर है टॉप, और टेम्परेचर जो है हमारा वो बॉटम का टी बी लिखा, तो हमारा टी टी क्या हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है टी बी से, अगर हम मिड डे की बात करें, ठीक है, दिन की बात करें। डेली वेरिएशन में अगर हम मिड डे की बात करें दिन में, तो क्या होगा, हमारी सनलाइट आएगी, सनलाइट की वजह से हमारी पेवमेंट की अपर लेयर हीट अप हो जाएगी, तो हमारा अपर लेयर का जो हमारा टॉप का टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेरिजन टू बॉटम टेम्परेचर। तो जो थिकनेस होती है, ये जो एच थिकनेस है हमारी स्लैब की, इस पूरी थिकनेस में क्या आ जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है, वेरिएशन रहता है। अपर लेयर का टेम्परेचर हायर होगा, उसके नीचे थोड़ा और कम और कम और कम, राइट। तो एक तरीके से ग्रेडियंट फॉर्म हो जाता है हमारी एंटायर थिकनेस ऑफ द स्लैब में। तो हम देखते हैं अब हमारा सीजनल वेरिएशन क्या होता है, ये ओवरऑल चेंज होता है। क्यों होता है, ताकि ओवरऑल चेंज हो जाता है। सीजन वेरिएशन में क्या होगा, सीजनल में हमारे समर है या फिर हमारे विंटर है, तो विंटर में क्या आ जाएगा, हमारा टेम्परेचर घट जाता है, कम हो जाता है, तो इस पूरी स्लैब का एंटायर टेम्परेचर, पूरी स्लैब का पूरा ही टेम्परेचर कम हो जाएगा। और समर में क्या हो जाएगा, पूरी स्लैब का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे सीजनल वेरिएशन होते हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा जो डेली वेरिएशन होता है विल लीड्स टू वार्पिंग, और वार्प का मतलब क्या होता है, बैंड होना। तो डेली वेरिएशन की वजह से जो हमारी स्लैब होती है उसमें थोड़ी बहुत बेंड हो जाती है, उसमें बेंड आता है, ठीक है, वो वार्प हो जाती है। क्यों,
टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्लैब, ये बताया भी कि जो टेम्परेचर होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशियल एक सेटअप हो जाता है उसमें टॉप और बॉटम में स्लैब के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है और वीकेंड से वार्पिंग स्ट्रेस हो जाती है पेवमेंट में, ठीक है, वार्पिंग आ जाती है, बेंडिंग वार्पिंग स्ट्रेस हो जाती है। तो अब हम पहले हमारा ए पार्ट डिस्कस करेंगे कि हमारा डेली वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो डेली वेरिएशन कह दें इसको, या फिर इसको वार्पिंग स्ट्रेस के नाम से भी आ जाएगा, तो हमें उसमें हमारा डेली वेरिएशन मेंशन करना है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा डेली वेरिएशन में हमारा दो होंगे, दिन पूरा डेली वेरिएशन हो रहा है 24 आवर का, तो हम इसमें देखते हैं डे टाइम में और हमारे नाइट टाइम में क्या फिनोमेना होते हैं। ओके, तो स्लैब क्या करती है, हम बात करें डे टाइम की, ये हमारी स्लैब है। ओके, ये हमने हमारी स्लैब ली। अभी डे टाइम में क्या होगा, यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सनलाइट आएगी, ये क्या होगी, हीट अप हो जाएगी, ये हमारी क्या होगी, हीट हो जाएगी। तो स्लैब क्या करेगी, एक्सपेंड करने का कोशिश करेगी, स्लैब टॉप से क्या करने का कोशिश करेगी खुद को कि यहाँ से एक्सपेंड हो जाए, ठीक है, ऐसे एक्सपेंड होने का कोशिश करेगी एट द टॉप, बट वेट ट्राइज टू रेसिस्ट इट, बट जो इसका वेट होगा वो इसको क्या करेगा, ये रेसिस्ट करेगा, ये जो वेट होगा इसका, ये कुछ इस फॉर्म में आने की कोशिश करेगी, ठीक है, इतना नहीं होता पर रिप्रेजेंट के लिए दिखा दिया ताकि आप देख पाओ, इमेजिन कर पाओ। ओके, इतना नहीं होता, एक खाली एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे करके कुछ करने की कोशिश करेगी, एक्सपेंड करेगी हमारी ये, पर जो इसका वेट होगा इस बीम का वो क्या करेगा, वो इसको रेसिस्ट करेगा, तो इसके रेसिस्टेंस में यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगी, स्ट्रेस इंटरनल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगी, और ये स्ट्रेस कैसी होंगी, हमारी कंप्रेसिव होंगी, ठीक है, टॉप पे हमारी कंप्रेसिव होंगी, क्योंकि मटेरियल क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, मटेरियल में टेंशन है, तो हमारा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, इसका वेट, इसका स्लैब का जो मटेरियल है वो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन डेवलप हो जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे टॉप पे। ओके, अब ऐसे देखते हैं हम नाइट में क्या होगा, मिड नाइट की बात करें तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, फॉल हो जाता है। अगर ये हमारी बीम है, सॉरी ये हमारी स्लैब है, ओके, तो इस स्लैब में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज कंपेरिजन टू बॉटम, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है नाइट में, जो टेम्परेचर में होता है ठंडी हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा खुद को, है ना, कुछ इस तरीके से ये खुद को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ने की कोशिश करेगी बीम, ठीक है, ऐसे, ये वाली ऐसे कुछ शेप, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मटेरियल क्या चाहेगा, इसको एक्सपेंड करे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इंटरनल जो मटेरियल होगा वो चाहेगा कि इसको एक्सपेंड कर दे, है ना, मटेरियल रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इसको, तो जो इसका वेट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉप पे जो होगा हमारा वो टेंशन स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगी, ये हमारी ये वाली, ठीक है, तो टेंशन डेवलप हो जाएगी हमारी एट टॉप। अब देखते हैं हमारा कुछ नोट है हमारे, कि वार्पिंग स्ट्रेस जो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है सिर्फ और सिर्फ जो हमारी इंटीरियर और एज लोकेशन होती है, ठीक है, लेस सिग्निफिकेंट होती है हमारी कॉर्नर लोकेशंस पे। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जो वार्पिंग स्ट्रेस होती है वो मिड डे में ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू अगर हम नाइट में बात करें, क्योंकि मिड डे में क्या होगी, हीट जो होगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है, तो इसकी वजह से जो वार्पिंग होती है वो मिड डे में ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू नाइट, अगर हम नाइट की बात करें। अब ये देखते हैं हमारा ये वार्पिंग स्ट्रेस जो होती है वो समर सीजन में ज़्यादा होती है, समर सीजन में ज़्यादा होगी, क्योंकि समर में हमारा क्या होता है, हमारा जो सनलाइट होती है वो ज़्यादा आती है, हीट हमारी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हमारी समर में ज़्यादा होगी, ठीक है, वार्पिंग जो होगी हमारी वो समर में ज़्यादा होगी। और विंटर सीजन में हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट, विंटर सीजन ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द समर सीजन,
समर सीजन में क्या रहता है हमारा, हायर टेम्परेचर ग्रेडियंट रहता है। ओके, अभी फिर देख रहे हैं कुछ फॉर्मूला गिवन है वार्पिंग स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा है स्ट्रेस इंटरनल पार्ट में, वही हमारा पेवमेंट है। ठीक है, इसकी क्रिटिकल पोजीशन या फिर क्रिटिकल लोकेशन ली हुई है। एक ही हमारी इंटीरियर वाली या है ना, इंटरनल वाली, इंटीरियर कहते हैं, इंटरनल कहते हैं, और ये हमारी एज, और ये हमारी एज वाली, और ये हमारी कॉर्नर वाली। ठीक है, ये भी हो सकती है कॉर्नर, ऐसा नहीं है ये वाली कॉर्नर नहीं हो सकती, ये वाली। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला है ई अल्फा टी बाई टू सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे हमारा ई क्या है, ई हमारा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, किसके लिए, कंक्रीट के लिए। ठीक है, और जो हमारा अल्फा है ये क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, टी क्या है हमारा, कितना हमारा टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया है, डिवाइड बाई 2। और जो यहाँ पे म्यू है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, पॉइजन रेशो होता है, किसके लिए, वही सीमेंट कंक्रीट के लिए, है ना। और हमारा सी एक्स सी वाई क्या है, ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। हमारे एज के लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम ई अल्फा टी सी एक्स बाई टू ई अल्फा टी सी वाई बाई टू। इन दोनों को निकालेंगे, इसमें से जो मैक्सिमम आएगा वही हमारा स्ट्रेस एट एज होगी। ओके, कॉर्नर के लिए ई अल्फा डेल्टा टी, दैट मीन्स टी। ओके, डेल्टा टी और टी इज सिमिलर अपॉन 3 1 माइनस म्यू अंडर रूट ऑफ ए अपॉन एल। अभी यहाँ पे ए क्या होता है हमारा, ए हमारा रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और ये हमारा एल क्या है, ये हमने पढ़ा था पहले, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ब्रैडब्यूरी ने ये सब एक्सप्रेशन ब्रैडब्यूरी ने दिए हैं। ठीक है, इन्होंने एक कर्व भी सजेस्ट किया है, ग्राफ टाइप, है ना, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे होता है एल एक्स अपॉन एल एंड एल वाई अपॉन एल। इसकी वैल्यूज होती है यहाँ पे कुछ 2 4 6 8 करके, है ना, 10, और यहाँ पे भी और ये जो हमारी एक्सिस होती है ये क्या रिप्रेजेंट करती है हमारी, ये करती है हमारी सी एक्स और सी वाई को रिप्रेजेंट, कॉफिशिएंट को। ये जो कॉफिशिएंट होते हैं सी एक्स और सी वाई, ये किस पे डिपेंड करते हैं हमारे, एल एक्स अपॉन एल एंड एल वाई अपॉन एल पे। ओके, इसका कर्व कुछ इस तरीके से आता है। ये किसने दिया हुआ है, ब्रैडब्यूरी ने कर्व दिया हुआ है हमारे एल एक्स और एल वाई के बेस पे सी एक्स और सी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वरना तो क्वेश्चन में मोर जनरली गिवन ही रहती है। ठीक है, वैल्यू इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ओके, इसमें बस ये दिया हुआ है आगे कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। अगर हमारा पॉइजन रेशो गिवन है तो हम 0.15 लेके चलते हैं। ठीक है, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट होता है वो अप्रॉक्स 3 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम ई की वैल्यू हम ये ले लेंगे अगर हमें नहीं गिवन है क्वेश्चन में। जो एल एक्स और एल वाई होते हैं ये हमारा डिस्टेंस होता है ट्रांसफर्स जॉइंट के बीच का, और ये हमारा डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के बीच का। ठीक है, हम जॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा डेली वेरिएशन की वजह से जो हमारी स्ट्रेसेस आती हैं वो। अब देखते हैं हमारी जो सीजनल वेरिएशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से जो होगा हमारा, सीजनल वेरिएशन की वजह से जो हमारी स्ट्रेसेस आएंगी वो। तो हम देख रहे हैं हमारी जो हमारी स्ट्रेसेस होती हैं सीजनल वेरिएशन की वजह से, उनको हम फ्रिक्शनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर जनरेट फ्रिक्शनल स्ट्रेस। सीजनल वेरिएशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर स्ट्रेस जनरेट होती है। देखो अभी से समझते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस ही क्यों बोला, ये फ्रिक्शन कहाँ की बात कर रहा है, ये टॉप पेवमेंट के ऊपर का फ्रिक्शन है, कौन सा फ्रिक्शन है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है, ये समझने वाली चीज़ है। तो ड्यू टू यूनिफॉर्म टेम्परेचर राइज, ये हमारी कोई स्लैब है, यहाँ बना लेते हैं, ये हमारी स्लैब है। तो अभी पहले वाले केस में क्या हो रहा था,
टॉप लेयर का अलग टेम्परेचर था, बॉटम का अलग टेम्परेचर था, उसकी वजह से कुछ वार्पिंग ट्विस्टिंग टाइप आ रही थी, राइट। अभी इसमें क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर राइज होता है या फिर फॉल होता है। इस पूरी स्लैब का एक साथ ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और एक साथ ही घटेगा। विंटर में कम हो जाएगा और हमारे समर सीजन में पूरी स्लैब का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा इन समर एंड डिक्रीज हो जाएगा इन विंटर, राइट, इन द सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो क्या होगा, या तो ओवरऑल एक्सपेंशन होगा या तो ओवरऑल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब हमारी समर सीजन की बात करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सपेंशन देखने को मिलता है। और विंटर सीजन में जब हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ओके, ऑफ द स्लैब में। सिंस द स्लैब इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल सबग्रेड, देखो ये हमारी स्लैब है, यहाँ पे हमारा क्या रहता है, सबग्रेड। ये हमारी नीचे की सॉइल की बात चल रही है ना, ये हमारा क्या है, सबग्रेड, जो हम प्रिपेयर करते हैं हमारी स्लैब बनाने से पहले सबग्रेड प्रिपेयर किया जाता है। तो सबग्रेड के और स्लैब के बीच में यहाँ पे कांटेक्ट रहता है, ओके, ये कांटेक्ट रहता है किसके बीच में, सबग्रेड के बीच में, एंड और हम कहते हैं हमारी सब बेस या फिर सब बेस कहते हैं या फिर वो कहते हैं सबग्रेड, ठीक है, स्लैब के बीच में और हमारी सबग्रेड और सब बेस के बीच में, इनके बीच में कांटेक्ट रहता है यहाँ पे। तो स्लैब का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वाली कि जो स्लैब का जो होता है ना मूवमेंट, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। अभी ये एक साथ जुड़ी हुई है, तो जब हमारा समर सीजन होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, समर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये क्या चाहेगी कि मैं एक्सपेंड हो जाऊं, ठीक है, अपना साइज इंक्रीज करने को चाहेगी, कुछ ऐसा होने को चाहेगी। तो क्या होगा, यहाँ से जो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है इनके बीच में, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन स्ट्रेस जनरेट होंगी, इसलिए उनको फ्रिक्शन स्ट्रेस बोलते हैं, ओके। स्लैब मूवमेंट आर रेस्ट्रेंड होता है स्लैब का मूवमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है द बॉटम लेयर ऑफ द पेमेंट ऑफ द सॉइल लेयर, पेवमेंट की बॉटम लेयर के बीच में और हमारी जो सबग्रेड है या फिर सॉइल के टॉप लेयर, इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन होगा, इनके बीच में कांटेक्ट होगा। तो अगर ये एक्सपेंड होगी तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती है। दिस फ्रिक्शन रेसिस्ट करता है, ये फ्रिक्शन क्या करता है, रोकता है, ताकि पेवमेंट में कोई मूवमेंट ना हो, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन स्ट्रेस लेते हैं अपने बॉटम फाइबर पे सीमेंट कंक्रीट के पेवमेंट में, ओके। तो अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इन समर सीजन टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो स्लैब क्या करेगी, एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी। बट स्लैब है जो हमारी है, ये क्या चाहेगी कि मैं एक्सपैंड हो जाऊं, बट द फ्रिक्शन जनरेट कंप्रेसिव स्ट्रेस। बट जो यहाँ पे सॉइल है, सॉइल सबग्रेड है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है, तो ये क्या करेगा, फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा कि भाई मत जाओ उधर को, इधर ही आ जाओ वापस, राइट। तो यहाँ पे आएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऐसे ही हमारा इन विंटर सीजन क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, स्लैब क्या चाहेगी कि कांटेक्ट हो जाए, छोटी हो जाए, है ना, तो स्लैब चाहेगी कि ऐसी हो जाए। पर यहाँ पे जो इसके बीच में सबग्रेड के बीच में, यहाँ पे सबग्रेड है, सॉइल है, तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो इधर साइड डेवलप होगा कि नहीं। तो फ्रिक्शन कैसा होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन यहाँ पे होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा कि हम निकालते कैसे हैं, क्या हमारी वैल्यू आती है निकाल के फ्रिक्शन स्ट्रेस की। तो ये हमारा, ये हमने टॉप दिखाया हमारे स्लैब का, ये स्लैब का टॉप व्यू है, ठीक है। टॉप से कैसी दिखेगी, ये हमारी है स्लैब की, ये हमारी स्लैब की पूरी एल लेंथ है, ठीक है, और ये हमारी बी, कितनी विड्थ है इसकी, ओके। तो हमारी स्लैब जो है, अगर हम इसकी थिकनेस हमारी एच है, हम इसको साइड व्यू से देखते हैं कैसी दिखाई देगी। तो अगर हम बनाए हमारी स्लैब, इसको कट कर दिया यहाँ से और इसको 3D में देख रहे हैं,
ये स्लैब का इतना पोर्शन कट करके हमने यहाँ पे उठा के रखा, ठीक है। ये हमारी लेंथ L/2 हमने हाफ कट कर लिया इसको, और ये हमारी B, ठीक है, जितनी हमारी विड्थ है। और ये जो होगी अब हमारी, ये क्या होगी हमारी हाइट, दैट मीन्स हमारी कितनी थिकनेस है पेवमेंट की, ओके, थिकनेस ऑफ पेवमेंट। अभी यहाँ से जब ये एक्सपेंड करेगी, ठीक है, तो क्या होंगी यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, यहाँ पे इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, तो इसको बोल दिया हमने सिग्मा, जो कि हमारी फ्रिक्शन स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। हम क्या निकालेंगे, अपने फोर्स निकालेंगे और उनको क्या करेंगे, कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है। हम अपने हमारे फोर्स निकालेंगे, उनको हम कंप्यूट कर लेंगे कि हमारे कितने फोर्स आएंगे फ्रिक्शन स्ट्रेसेस की वजह से। तो हम निकालेंगे फोर्स डेवलप जो हो रहा है क्रॉस सेक्शन में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में, ठीक है। मूवमेंट की वजह से वो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के इक्वल होगा। जितना मूवमेंट हो रहा है वो फ्रिक्शन के थ्रू रोका जा रहा है, तो जितना हमारा फोर्स डेवलप हो रहा है क्रॉस सेक्शन में मूवमेंट की वजह से, वो किसके इक्वल होगा, वहां पे जो फ्रिक्शन रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे फोर्स कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे फोर्स लें, इस पे फोर्स कितना है हमारा, सिग्मा इंटू इसका एरिया, ठीक है। तो सिग्मा इंटू हमारा एरिया कितना हो जाएगा, किस पे लग रहा है, बी हमारी विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो एल है, तो ये पूरा एरिया फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक है। स्ट्रेस इंटू एरिया हमारा फोर्स देगा, तो सिग्मा इंटू बी इंटू एच, ये किसके इक्वल होगा, कितना रेसिस्टिंग फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस है। तो फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, ये जो बेस होगा, इस ये जो ये 3D में दिखाई है, इसका जो बेस होगा, अगर हम बात करें हमारे जैसे शॉर्पनर है सपोज, तो इसका जो बेस होगा पूरा, ये पूरा क्या देगा, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस देगा। ये हमारा शॉर्पनर है, इसका पूरा बेस क्या देगा, फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस देगा। तो इसके बेस के लिए निकालेंगे हम, और ये हमारी मटेरियल जो होगा इसका वो कांटेक्ट में होगा, तो इसके मटेरियल का भी आएगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम देखें हमारा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है हमारा, F इक्वल्स टू होता है म्यू इंटू एन। एन क्या है, होता है हमारा नॉर्मल, जो हमारी कांटेक्ट पे लग रही होती है। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या आ रहा है, इसका वेट आएगा बेस पे, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू इसका वेट। इसका वेट हमारा ले लिया हमने W, ओके। तो अब हम वेट को कैसे लिख सकते हैं, म्यू वेट को लिख सकते हैं गामा इंटू वॉल्यूम। गामा किसका, हमारा कंक्रीट का, जिसका हमारा मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, जिस मटेरियल का बना हुआ, अगर हमारा सीमेंट कंक्रीट है तो हमारा कंक्रीट का, सीमेंट कंक्रीट का, ओके। तो ये आ गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अभी ये हमारा क्या है, वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा हमारा, तो F इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू गामा C, और वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ से, वॉल्यूम होगा B इंटू L/2 और इंटू H, B इंटू L/2 इंटू H। हमने यहाँ पे हाफ ही क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो सिग्मा स्ट्रेस आती है वो कम्प्लीटली सेंटर पे मैक्सिमम आ जाती है और कॉर्नर पे आते आते यहाँ पे 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका हाफ पोर्शन लिया है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी सेकंड, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या करना है, हमने हमारी इक्वेशन नंबर 1 को, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, तो हमें हमारी 1 इक्वल्स टू 2 करेंगे तो हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, म्यू गामा C1 सिग्मा BH इज इक्वल्स टू म्यू गामा C B इंटू L/2 इंटू H, ठीक है। तो इसको हम कट करेंगे, B से B यहाँ से हमारी सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाती है, म्यू गामा C L/2, ठीक है। यहाँ पे गामा C क्या है, ये हमारा वेट है, वेट डेंसिटी है कंक्रीट का।
2400 लेना है जो हमें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो। और एफ हमारा है फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अभी इसमें हमने फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो हम इसको एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमने एफ लेना हमारा फ्रिक्शन कॉफिशिएंट तो म्यू को हमने सिंपली एज एफ लिख देना है, एफ गामा सी दैट इज वेट डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंटू एल, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स जॉइंट अपॉन 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द फ्रिक्शनल स्ट्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि जो हमारी फ्रिक्शनल स्ट्रेस है वो फ्रिक्शनल स्ट्रेस एंड लोकेशन पे, ठीक है, और हम कह सकते हैं कॉर्नर, कॉर्नर लोकेशन पे हम क्या कर देते हैं, हमारी नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब सिग्निफाइड नहीं होती उतनी, ठीक है। इसको सही से लिख लेना लाइन से, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।